डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस के ऊपर जानकारी ली थी, जिसके अंदर हम लोगों ने सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है ये देखा, खुद को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है इसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानकारी हासिल की, मतलब मेरे अलावा बाकी सभी लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है ये समझ लिया। इसके बाद हम लोगों ने मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट इनको किस प्रकार से सेफ रखना है उसके बारे में समझा और सीखा। इसके अलावा हम लोगों ने ये समझा कि जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को किस तरीके से सेफ रखा जाए, दैट इज़ नोन एज अ जॉब सेल्फ सेफ्टी प्रिकॉशन और वर्कपीस सेफ सेफ्टी प्रिकॉशन, इसके बारे में जानकारी ली और समझा। तो सेफ्टी प्रिकॉशन से हमें यह पता लगा कि 98% एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर्स। 98% एक्सीडेंट इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं और 2% एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ द मशीन एरर्स। 2% एक्सीडेंट की वजह मशीन की खराबियां होती है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 2% एक्सीडेंट जो होते हैं वो मशीन के एरर्स की वजह से होते हैं, लेकिन उन मशीनों के अंदर एरर्स क्रिएट होने की वजह जो होती है वो इंसान होता है, क्योंकि अगर उन मशीनों को अच्छे तरीके से ना रखा जाए, उनका रखरखाव या मेंटेनेंस ना किया जाए तो मशीनों के अंदर खराबियां उत्पन्न हो सकती है और जो आगे जाके एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसीलिए अगर देखा जाए या कहा जाए तो 100% एक्सीडेंट जो होते हैं ये इंसानी गलतियों की वजह से होते हैं, लेकिन एज पर द बुक्स हम लोगों को ये कहना है कि 98% एक्सीडेंट इज हैपन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरर्स और 2% एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ द मशीन एरर्स। सो ये जानना है कि मशीन को खुद का दिमाग नहीं होता है, ये समझ लो। मशीनें इंसानी दिमागों के हिसाब से चलती है, वो खुद अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती, उनको मेंटेन करने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। अगर हम मशीनों को अच्छा रखें, हम टूल्स को अच्छा रखें, इंस्ट्रूमेंट को अच्छा इस्तेमाल करके रखें, उनका मेंटेनेंस करें, तो वो हमको सही तरीके से अच्छा वर्क दे सकती है और एक्सीडेंटल फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो ये हमको समझना है। तो जब कभी एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक्सीडेंट की वजह से कोई इंसान, वर्कर जो होता है वो खुद को ही नुकसान नहीं करवाता, तो उसकी वजह से उसके फैमिली को भी नुकसान होता है, उसकी वजह से इंडस्ट्री का भी नुकसान होता है और नेशन का भी नुकसान होता है, ये समझ लेना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट का मतलब होता है मृदु और स्किल्स का मतलब होता है कौशल्य। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब हो गया मृदु कौशल्य। ये ऐसे स्किल्स है जो इंसान को खुद के अंदर डेवलप करने पड़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है। तो सॉफ्ट स्किल्स ये कहीं पे सिखाए नहीं जाते, ये इंसान के अंदर खुद ब खुद क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। जैसे कि बात करने का तरीका, कुछ लोग रूडली बात करते हैं तो लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों को दूसरों को डोमिनेट करने की आदत होती है, नीचा दिखाने की आदत होती है, तो फिर ऐसे लोगों की तरफ लोग नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग अगर हम लोग देखेंगे तो सबके साथ घुल मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, तो लोगों को उनकी तरफ देखने का एक नज़रिया चेंज हो जाता है। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ में रहे, तो वो लोग फेमस हो जाते हैं। सो सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स इसी की तरह वर्क करते हैं और इंडस्ट्री के साथ में आपकी ग्रोथ होने के पीछे भी सॉफ्ट स्किल्स का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है ये हमको समझना है। तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि स्किल क्या होते हैं। तो स्किल समझ लिया तो सॉफ्ट स्किल क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सॉफ्ट स्किल्स में कौन से स्किल्स को इंक्लूड किया गया है। जनरली अगर हम लोग देखें या कॉमनली सर्वसाधारणता कौन से सॉफ्ट स्किल्स हम लोग हमारे रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि ट्रेनिंग के बाद
हमारे लिए कौन सा रोजगार मुहैया होता है या उपलब्ध होता है। फिर ये भी देखेंगे कि इसके बाद अगर हमें आगे कुछ सीखना है तो हम लोग क्या सीख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये जान लिया जाए कि किसी कार्य को अगर हम लोग, कार्य मतलब काम, तो किसी काम को अगर हम लोग कुशलतापूर्वक कंप्लीट करने की जो टेक्निक होती है, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कंप्लीट करने की या संपन्न करने की जो टेक्निक होती है या कला होती है, उसे क्या कहा जाता है? कौशल्य कहा जाता है, मतलब स्किल कहते हैं। तो ये स्किल जो होता है वो स्किल के ऊपर कौन सी चीज डिपेंड होती है? तो किसी भी कारागिर के जो कौशल्य होते हैं या स्किल होता है, उसके ऊपर वो जो चीज बनाता है या जो प्रोडक्ट बनाता है उसका एट्रैक्टिवनेस कैसा होगा, वो कितनी आकर्षक होगी, उसका रंग रूप कैसे होगा, वो कौन से साइज में बनेगी, कौन से परिमाणों में बनेगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज बनते समय वो कारागिर उस स्किल के, उसके अंदर बसे हुए स्किल्स की वजह से कितना मटेरियल खर्चा करेगा, ये सभी डिपेंड होता है, निर्भर होता है। अगर हम कहें तो किसी कारागिर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा स्किल जो इमरजेंसी कंडीशन में, मतलब ही आपात स्थिति में किसी इंडस्ट्री के लिए या उस क्राफ्ट्समैन कारागिर के लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए बेनिफिशियल साबित होता हो, लाभदायक होता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। हर एक कारागिर को खुद सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए या प्रयास करना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में एक अच्छा उछाल हासिल कर सके या एक पोजीशन पा सके। सॉफ्ट स्किल जो होता है, यह सॉफ्ट स्किल किसी ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। इसे अपने आप क्या करना पड़ता है? डेवलप करना पड़ता है खुद के अंदर। और ये जो कला होती है, ये कला, डेवलप करने की कला, उस इंसान को आगे ले जा सकती है। सॉफ्ट स्किल जो होता है वो एक तरीके से इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, उसको दर्शाने का काम करता है। मतलब ही वो कैसे रहता है, समाज में कैसे घूमता है, किस तरीके से बात करता है, ऐसे बहुत सारे उसकी जो आदतें हैं वो इन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या की जाती है? इंक्लूड की हुई रहती है, जो सॉफ्ट स्किल के साथ में जुड़ी हुई रहती है। एक तरीके से इंसान का बिहेवियर भी उसके अंदर जुड़ जाता है। तो इसे अगर डिफाइन ही करना पड़े तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लोगों के साथ में पॉजिटिव और प्रोडक्टिवली बात करने का जो तरीका होता है, उसी को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है और उसी को कैरेक्टर स्किल्स के नाम से भी दर्शाया जाता है। मतलब ही कैरेक्टर स्किल्स मतलब ही उसका चरित्र कौशल्य हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके अंदर कुछ कॉमन
स्किल्स इंक्लूड किए गए हैं। वो कॉमन सॉफ्ट स्किल्स कौन से हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रांग वर्क एथिक हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, टाइम मैनेजमेंट एबिलिटीज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गया, टीम वर्क हो गया, इनिशिएटिव और मोटिवेशंस हो गए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, लॉयल्टी हो गया, एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिज्म हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एडेप्टेबिलिटी हो गया, वर्क वेल अंडर द प्रेशर हो गया। ये सभी जो है ये सभी कॉमन सॉफ्ट स्किल्स के क्या है टाइप्स है। जैसे कि जॉब के प्रति नैतिकता या व्यवसाय के प्रति नैतिकता, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर हम लोग कहें तो गुड कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या है कि अच्छा बात करने का कौशल्य। इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब क्या है कि इंसान के जो खुद ब खुद डेवलप हुए या बॉडी लैंग्वेज हम लोग जिसको कह सकते हैं ऐसे स्किल्स। फिर टाइम को मैनेज करने की एबिलिटीज या कौशल्य। फिर कोई भी समाधान जो होता है किसी भी प्रॉब्लम का, वो समाधान ढूंढने की या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक या स्किल्स। टीम वर्क, मिलजुल के काम करने की टेक्निक। या फिर अगर हम लोग बोले तो इनिशिएटिवनेस मतलब किसी काम में खुद ब खुद रुचि लेके घुस जाना, इनिशिएट करना, इन्वॉल्व होना और दूसरों को काम के प्रति मोटिवेट करना, खुद के ऊपर भरोसा होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लॉयल्टी मतलब हर एक चीज के बारे में, मतलब जहाँ पे काम करते हैं जिसके हम लोग वो अंदर या जिस चीज के साथ में हम लोग वर्क करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं उस काम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। गलतियां समझने की और उनको सुधारने की काबिलियत होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अपने काम में या अपने आप में एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीज़ों को अपनाने का या नई चीज़ें सीखने का या सीख लेने की काबिलियत होनी चाहिए। किसी भी प्रेशराइज कंडीशन में अच्छे तरीके से काम करने में वो महारत हासिल किया हुआ हो। ये सभी जो है ये सभी चीज़ों को सॉफ्ट स्किल में ऐड किया गया है। ये सॉफ्ट स्किल के कुछ टाइप्स है और ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी हमसे जुड़े हुए रहते हैं और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो इनके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स है जिनके बारे में हम लोगों ने समझा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, तो इनमें से कुछ को मैं थोड़ा सा डिफाइन करके आपको बताता हूँ। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम लोग वार्ता कौशल्य भी कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत हर समय हर जगह होती है। कम्युनिकेशन स्किल से जॉब या फिर इंक्रीमेंट्स या अगर हम बात करें तो प्रमोशन या कहीं से ऑर्डर मिलना, ये सभी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। दूसरी है हॉनेस्टी। ये एक ऐसा स्किल है जहां यदि किसी व्यक्ति में अगर हॉनेस्टी या ईमानदारी का स्किल है तो
वो जहां काम करता है उस कंपनी में उसे बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है, जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति उसके व्यवसायिक जीवन में लगातार वृद्धि करता रहता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो म्यूचुअल स्किल। म्यूचुअल स्किल किसी भी व्यक्ति को अपने सहयोगी एवं साथी कर्मचारियों के साथ सदैव अच्छा और सराहनीय व्यवहार करके यह स्किल डेवलप होता है। इससे व्यक्ति के मान और सम्मान में वृद्धि होती है। चाहे सामने वाला व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, वो उस व्यक्ति का मान और सम्मान हमेशा रखता है, जिसकी वजह से जहाँ पे ये व्यक्ति काम करता है उसके अलावा जहाँ वो रहता है उस एरिया में भी उसे सराहा जाता है। करेक्ट बिहेवियर या सही व्यवहार या गुड बिहेवियर हम लोग कह सकते हैं, ये भी एक तरीके का सॉफ्ट स्किल है। व्यक्ति द्वारा सही व्यवहार रखने से कार्य में बढ़ोतरी होती है और मनोबल में वृद्धि होती है, जिससे कंपनी का विश्वास जो उस व्यक्ति पे बना रहता है वो बरकरार रहता है। मोटिवेशन स्किल, ये एक ऐसा सॉफ्ट स्किल है जहां पे कर्मचारियों को समय समय पर मोटिवेट करने की या प्रेरित करने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उन्हें मोटिवेट करने पर जो प्रोडक्शन होता है या उत्पादन होता है उस उत्पादन में वृद्धि होती है। इस स्किल की वजह से उद्योगों के वित्तीय मतलब ही इकोनॉमिकल जो भी क्राइटेरियाज है उन क्राइटेरिया को पूरा करने में सहायता मिलती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल ग्रोथ जिसको कहा जाता है, ये फाइनेंशियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जिसका फायदा उस व्यक्ति को उसके खुद के ग्रोथ से मिलता है, पर्सनल ग्रोथ से मिलता है। वो व्यक्ति का अच्छा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है निर्भरता, जिसे डिपेंडेंट कहा जाता है। डिपेंडेंट व्यक्ति में निर्भरता का कौशल्य होने से कंपनी उस व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारियां देती है और जिनको पूरा करने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। इस सॉफ्ट स्किल में किसी व्यक्ति में स्वनिर्देशन का कौशल्य होने से वो व्यक्ति अपने कार्य की पूर्तता के लिए या अपने काम को पूरा करने हेतु स्वयं खुद को क्या करता है, मोटिवेट करता है और खुद को मोटिवेट करने के साथ में वो खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपने कार्य को बहुत ही कुशलता से पूरा कर सकता है या पूरा करता है। तो ये कुछ स्किल्स जो है, इन स्किल्स को कॉमन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। सो इन सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करके अगर हम लोग खुद को डेवलप करें तो होने वाला डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है। इसीलिए सॉफ्ट स्किल को एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया के रूप में
इंडस्ट्री में देख तो हम लोगों ने देखा कि सॉफ्ट स्किल को एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया के रूप में इंडस्ट्री में देखते हैं या देखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जॉब एरिया कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि जो प्रशिक्षण होता है या ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद कहाँ कहाँ पे हमें जॉब मिल सकता है या कहाँ पे जॉब मिलने की संभावनाएं हो सकती है। तो किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड में से, जिसको हम लोग कहते हैं एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसे प्राप्त होता है, वो बंदा उसका आईटीआई का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद इंडिया में या इंडिया के बाहर अब्रॉड में, मतलब ही विदेशों में, अलग अलग उद्योगों में या व्यवसायों में अपने काम का या अपने हुनर का इस्तेमाल करके जॉब पा सकता है या नौकरी पा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, या फिर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर्स हो गए। तो वहाँ पे क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज उस ट्रेनी के लिए अवेलेबल हो जाती है, तब जब वो अच्छे तरीके से अपना ट्रेनिंग 2 साल का कंप्लीट कर चुका होगा और उसे एनटीसी सर्टिफिकेट से अवॉर्डेड किया गया होगा। मतलब क्या है एनटीसी सर्टिफिकेट का, मतलब क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो एनटीसी सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एनटीसी सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट होता है। तो जब आप 2 साल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करते हो, तो आपको पहले दिया जाता है पासिंग सर्टिफिकेट। ये जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, उस पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपको लिखा हुआ रहता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, बोर्ड की तरफ से मिलता है। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो एनटीसी। तो आपने किसी एक ट्रेड में अपने स्किल्स को डेवलप किया है और उस स्किल को अभी आप इंडस्ट्री में आजमा सकते हो, ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको वहां पे बताता है। फिर इसके बाद 1 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है, वो किसी बंदे को या ट्रेनिंग को कंप्लीट करनी होती है किसी भी इंडस्ट्री में, और फिर वो कहीं भी जॉब करने के काबिल बन जाता है। तो बंदा जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसके हुनर के हिसाब से वो एज अ टेक्नीशियन, एज अ क्राफ्ट्समैन, या फिर एज अ इंजीनियर या एज अ वर्कर के तौर पे किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइंट हो सकता है और अपने स्किल्स की वजह से, हुनर की वजह से वो आगे पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन में जाके वर्क कर सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो जो ट्रेनिंग होता है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। या फिर वो खुद एक अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, अपना वर्कशॉप डाल सकता है। या अगर हम लोग बात करें तो वो आगे की ट्रेनिंग या आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद डिग्री इंजीनियरिंग, अगर चाहे तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा कर सकता है, या फिर उसके बाद वो फोरमन इंस्ट्रक्टर डिप्लोमा कर सकता है, या फिर अगर चाहे तो वो अप्रेंटिसशिप जो है वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर सकता है आफ्टर
कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ अ ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूट। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली है कि जब कोई ट्रेनी 2 साल अपने कंप्लीट करता है इंस्टीट्यूट में तो वो क्या कर सकता है आगे। तो आगे उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, चाहे तो इसी के ऊपर वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता है किसी भी कॉलेज को ज्वाइंट होके, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के अंदर से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्ट स्किल के बारे में जानकारी ली है, और उसी के साथ हम लोगों ने जॉब क्राइटेरियाज जो होते हैं वो जॉब क्राइटेरियाज और उसके लिए क्या करना है वो भी समझ लिया। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो कहा जाता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स मतलब क्या है? संसाधन। पर्सनल प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है? खुद को सेफ रखने वाले संसाधन या उपकरण जिनके जरिए कोई इंसान खुद को एक्सीडेंट की चपेट में आने से बचाए या बचा सकता है, उन इक्विपमेंट्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में डाला गया है, जिसी को शॉर्ट फॉर्म में पीपीई कहा जाता है। और इंडस्ट्री में पीपीई का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी वजह से होने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम लोग रोक नहीं सकते, उनकी वजह से जो भी इंजुरीज, मेजर इंजुरीज होने की संभावनाएं होती है उनको बहुत प्रमाण पे कम किया गया, जिसकी वजह से जो डिसएबिलिटीज इंसान के अंदर हो सकती थी उनको पूरे तरीके से मिटा दिया, और जो बड़े एक्सीडेंट की चोटों को नॉर्मल खरोचों में तब्दील हो गया बिकॉज ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिनको कहा जाता है पीपीई। मतलब जहां पे बंदे के हाथ पैर टूटने की संभावनाएं थी बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, वहां पे नॉर्मल खरोचों के साथ में वो बंदा अपने आप को बचा पाया। ये किसकी वजह से संभव हुआ? इंडस्ट्री में पीपीई इक्विपमेंट्स की वजह से, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोगों ने सेफ्टी में पहले ही देखा है, लेकिन मैं दोबारा आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हो और ऊपर से कोई लिफ्ट या क्रेन कोई माल एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहा है, ऐसे समय पे उसके अंदर से कोई मेटल का छोटा सा पीस ऊपर से नीचे आके गिरे तो आपके सिर के ऊपर लगने के बाद उसमें से खून निकलने के चांसेस 100% होते हैं, क्योंकि उनको एक शार्पनेस होता है, वो ग्रेविटी की तरफ खींचे चले आते हैं और उनको एक स्पीड होता है जिसकी वजह से उनसे होने वाली इंजुरीज बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो ऐसे समय पे आपके सिर के ऊपर अगर कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका सिर जो है ये फूटेगा और उसमें से खून निकलेगा। लेकिन वही अगर आप सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसी सिचुएशन में आपके सिर के ऊपर वो कोई पार्टिकल्स या पर्टिकुलर मटेरियल गिरे तो आपका सिर जो होता है वो उस कैप की वजह से या उस प्रोटेक्टिव हेलमेट की वजह से क्या होता है, सेफ किया जाता है। और जिसका मतलब है कि आपको होने वाली इंजुरीज खाली एक आवाज के साथ में रुक जाती है। मतलब क्या है, जब वो चीज आपके सिर के ऊपर गिरेगी वो हेलमेट आपके सिर को बचाने का काम करेगा। सो जिसकी वजह से जब वो चीज आपके सिर के ऊपर गिरेगी वो हेलमेट के ऊपर स्ट्राइक करेगी और उसका एक आवाज आएगा जो आपके कानों को थोड़ा सा कर्कश लगेगा, तकलीफ दे लगेगा, लेकिन आपका सिर जो है ये फूटने से या टूटने से बच जाएगा। सो ऐसी जो इक्विपमेंट्स होती है जो हम लोगों को सेफ करवाने का काम करती है, लाइक सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, उन्हीं को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहा गया है। तो इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं। तो
ये समझ लेना ज़रूरी है कि वर्कशॉप जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप कितना भी साफ सफाई करने की कोशिश करो, कोई ना कोई अनवांटेड पार्टिकल्स इधर उधर रह जाता है या छूट जाता है। और ऐसे पदार्थों की वजह से एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बढ़ती है। तो इसके लिए ट्रेनी और ट्रेनर्स जो होते हैं उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैयक्तिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में पीपीईज कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये वो साधन है या वो इक्विपमेंट्स है जो अलग अलग कंडीशंस में इंसान की शरीर और उसके अवयवों की सेफ्टी या अवयवों को सेफ्टी या सेफ रखने का काम करते हैं। सो जैसे कि हमने पहले भी समझा, हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स, एप्रॉन, ऐसी चीजें किसी भी इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में, प्रोडक्शन हाउसेस में जहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं या दुर्घटनाएं हो सकती है, ऐसी जगहों पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य किया गया है। ये फैक्ट्री एक्ट 1948 और लेबर लॉ 1996 के तहत लागू किए गए हैं। इसके अंदर हमें इंडस्ट्री में अगर कोई कारागिर या कोई वर्कर या हेल्पर बिना किसी पीपीई सूट के या पीपीई इक्विपमेंट्स के बिना वर्क कर रहा है या वर्क करते समय पाया जा रहा है, तो उस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट केस दर्ज कर सकती है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। इसी वजह से एक्सीडेंटल कंडीशंस के लिए जिम्मेदार होने वाले हर एक सिचुएशन के हिसाब से पीपीई किट जो होते हैं या पीपीई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहा जाता है, इनको इंडस्ट्री में, वर्कशॉप्स में, प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने वाले टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, क्राफ्ट्समैन्स, इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। और उन पीपीई इक्विपमेंट्स को पहनने के बाद ही उन्हें काम करने दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले वेज टू इंश्योर वर्कप्लेस सेफ्टी एंड यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई इफेक्टिवली। मतलब है कार्यस्थल पर सुरक्षित या फिर व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के प्रयोग करने के तरीकों को सुनिश्चित करना कि किस तरीके से उन्हें सेफ्टी रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इसमें सबसे पहले वर्कर की सुरक्षा की या वर्कर की सुरक्षा संबंधी सभी जो जानकारियां होती है, ये सभी जानकारियां या इंफॉर्मेशन जो होती है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। ये नियामक या ये जो रेगुलेशंस होते हैं या रूल्स होते हैं, उनको किस तरीके से बनाया जाता है, तो ऐसी मुख्य जगहों पे इंस्पेक्शन किया जाता है जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो सके, और उस जगह पे कौन सी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाने चाहिए, कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी रूल्स
फॉलो करने चाहिए उसकी एक सूची बनाई जाती है, इंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, और उन इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पे दिया जाता है, उस इंडस्ट्रीज की जो कमिटी होती है उस कमिटी के पास दिया जाता है, और उसके थ्रू उसको कंपनी में क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में काम करने वालों की जो सुरक्षितता है या सेफ्टी है ये बरकरार रहे। सो किसी भी पीपीई रूल्स को या पीपीई इक्विपमेंट्स को, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इंडस्ट्री में जिस जगह पे उनका इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए उन चीज़ों के बारे में जिन बुक्स के अंदर या पुस्तकों के अंदर या मैनुअल्स के अंदर जानकारी है, उन सभी को पढ़ लेना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए, और फिर उन पीपीई इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे गॉगल्स, जिनको हम लोग सेफ्टी गॉगल्स की भी कहते हैं, ग्लोव्स हो गए, या हमारे बॉडी सूट्स हो गए जिसको हम लोग एप्रॉन कहते हैं, बॉयलर सूट कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं, तो ये सभी चीज़ें कैसी है, तो कॉमन टाइप की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, मतलब हर रोज हम लोग इनको पहन के अपना काम करते हैं या करना ही चाहिए। तो जहाँ पे खतरा हो ऐसी जगहों पे इन्हें ना पहनने का मतलब एक्सीडेंट को न्योता देना हो सकता है। सो ये ध्यान में रखना है, जनरल इस्तेमाल में आने वाले पीपीई किट जो है उनको कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, हर रोजमर्रा के कामों में उनका इस्तेमाल करना ही है, उनको पहनना जरूरी है, जिसकी वजह से हम जो हमेशा हो सकते हैं ऐसे जो कॉमन एक्सीडेंट्स है, उन एक्सीडेंट की चपेट में आने से खुद को सेफ कर पाए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि कॉमन टाइप के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किससे कहा गया है, तो जैसे हो गया गॉगल्स, ग्लोव्स, बॉडी सूट्स, मतलब ये आपका एप्रॉन हो गया, या फिर ओवरऑल हो गया, या फिर हम लोग उसको बॉयलर सूट कह सकते हैं, वो हो गया। तो उनको आपको डेली के डेली काम करते समय पहनना जरूरी है। सेफ्टी शूज हो गए, सेफ्टी हेलमेट हो गया, तो ये सभी चीज़ें कैसी होती है, कॉमन टाइप की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हर दिन आपको इस्तेमाल में लाने हैं। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो ये चीज़ भी समझ ली ज़रूरी है कि जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उस कार्यस्थल पर खतरे से बचने में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ये सदैव सहायक नहीं होती या हमेशा इफेक्टिव नहीं होती, हमेशा वो आपकी सेफ्टी या आपको सेफ रखने का काम करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। वो डिपेंड्स करता है एक्सीडेंट का जो लेवल होता है, वो कितने बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर, तो वो आपको सेफ करेंगी या नहीं करेंगे वो उसके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, उसका हम लोग 100% नहीं बता सकते कि वो एक्सीडेंट से आपको बचाएगी या नहीं बचाएगी या कितना बचा सकती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वो काम किस तरीके का है, यहाँ पे कौन से तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं, और किस तरीके के सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोगों को वहाँ पे फॉलो करने हैं, कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उस जगह पे हमको इस्तेमाल में लाने हैं, कौन से इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग पूरी जानकारी लेके उस जगह पे काम करने की कोशिश करेंगे, तभी हम हमारी जो हेल्थ है उसे और हमारी सेफ्टी को क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे, हमारी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे और हमारी सेफ्टी भी हम लोग क्या कर सकेंगे, रख पाएंगे जब हम लोग वहाँ पे कोई काम करने जाए तब। ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये हमेशा ध्यान में रखें जब आप कोई
पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल में लाने जाते हैं या खरीदने जाते हैं या खरीदते हैं या उनको इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उन सेफ्टी गियर्स को इस तरीके से इंस्पेक्ट करना है या उनका इंस्पेक्शन करना है, उनको निहारना है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के बने हुए हो और उनके इस्तेमाल से इस्तेमाल करने वाला हमेशा सुरक्षित रहे जब तक वो उस इंसान के शरीर से जुड़े हुए हो। तो अगर इस तरीके से हम लोग ध्यान रखें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हम लोग इफ़ेक्टिवली हमारी काम करने की जगह पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं, इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है नॉन रेस्पिरेटरी और दूसरा है रेस्पिरेटरी। सो नॉन रेस्पिरेटरी का मतलब, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस। तो जो सांस से संबंधित नहीं है ऐसे इक्विपमेंट्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और जो सांस से संबंधित है ऐसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो नॉन रेस्पिरेटरी मतलब क्या है कि ये सांस से संबंधित क्या है, पीपीई किट नहीं है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, ये सांस से संबंधित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, नॉन रेस्पिरेटरी। सो नॉन रेस्पिरेटरी में क्या कहा गया है कि जैसे कि हमारी सिर को सुरक्षित रखने वाले, आंखों को सुरक्षित रखने वाले, फेस को सुरक्षित रखने वाले, हाथों को सुरक्षित रखने वाले, आर्म को सुरक्षित रखने वाले, पैरों को सुरक्षित रखने वाले जो संसाधन है या इक्विपमेंट्स है, दीज आर नोन एज अ नॉन रेस्पिरेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। मतलब वो हमारी बॉडी को सेफ रखने का काम करते हैं। ऑन रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है कि सांस के जरिए हमारी बॉडी में जाके हमको इंजर्ड कर सकती है या बॉडी को इंटरनली खराब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं या तकलीफ पहुंचा सकते हैं, ऐसे हवा में घुलने वाले जो तत्व होते हैं उनसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क इस्तेमाल करते हैं। और वो सभी टाइप के जो मास्क है जो सांस लेने से संबंधित या सांस लेने से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी चीज़ों को रेस्पिरेटरी में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। मतलब हर तरीके का मास्क जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो वेपर्स है, वेपर्स निकलते हैं, डस्ट उड़ती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सांस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, वाया नोज, वाया वाया माउथ। तो वो हमको बॉडी के अंदर जाने के बाद इंज्योर कर सकती है। एक इंस्टेंटली इफेक्ट दिखा सकती है, कुछ इंस्टेंट दिखाने में टाइम जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट दिखाने के लिए समय जाएगा और वो हार्मफुल हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, मुंह के ऊपर पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं जिससे हम लोग आसानी से उन जगहों पे जाके क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। सो दैट इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी पीपीई। सो तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो इस टेबल के अंदर दिखाया गया है कि पीपीई 1 का मतलब होता है हेलमेट, पीपीई 2 का मतलब होता है सेफ्टी फुटवेयर, सेफ्टी शूज, पीपीई 3 का मतलब होता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब सांस लेने वाले या सांस लेते समय हम लोग को बचाने वाले इक्विपमेंट्स। पीपी 4 का मतलब होता है आर्म एंड हैंड्स प्रोटेक्शन, पीपी 5 का मतलब होता है आईज एंड फेस प्रोटेक्शन, पीपी 6 में आते हैं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवरऑल्स, पीपी 7 में होते हैं ईयर प्रोटेक्शन, ईयरबड्स, पीपी 8 में होते हैं सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस। सो ये क्या है, तो पीपीई जो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं उनको नंबर से दिखाया गया है एज पर देयर यूजेस।